नमस्कार साथियों। आज के समय में हम जब प्राकृतिक खेती नेचुरल फार्मिंग की बात करते हैं तो कई तरह के मेथड्स, कई तरह की पद्धतियां आज देश में प्रचलित हैं। जैसे आप सबको पता है, पिछले 7 साल से मैं सुभाष पालेकर नेचुरल फार्मिंग को फॉलो कर रहा हूं। मेरी जो खेती का बेस है, प्राकृतिक खेती का जो आधार है, वो सुभाष पालेकर नेचुरल फार्मिंग रहा है। साथ ही में मैंने पिछले 4 या 5 साल से मैंने सीवियर सॉइल टेक्निक का भी यूज़ किया है। बहुत ही इफेक्टिव, बहुत ही कारगर तकनीक है, जहां सिर्फ मिट्टी के स्प्रे से आप फसलों में पोषण दे सकते हैं, मिट्टी के स्प्रे से आप पेस्ट कंट्रोल कर सकते हैं, कीट नियंत्रण कर सकते हैं। और आज के समय में किसान साथी जब प्राकृतिक खेती की शुरुआत करना चाहते हैं तो देश में कई तरह के मेथड्स आ चुके हैं और बड़ा कंफ्यूजन होता है कि किस मेथड को हम फॉलो करें। और ऐसी ही एक तकनीक आज देश में प्रचलन में है और बहुत तेजी से इसका प्रचार हो रहा है। और मेरा ये मानना है कि ये तकनीक आज के समय में सबसे कारगर तकनीक है। वो तकनीक क्या है, वो जानने के लिए वीडियो आप अंत तक जरूर देखें। मैं संकल्प शर्मा विदिशा मध्य प्रदेश से नर्मदा प्राकृतिक फार्म के यूट्यूब चैनल नेचुरल फार्मिंग में डीसी पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वो बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आने वाले मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। साथियों, आज इस वीडियो में हम जिस तकनीक के बारे में बात करने वाले हैं उस तकनीक का नाम है PQNK। इसको पिकनिक के तौर पर प्रोनाउंस किया जाता है। पिकनिक नाम है PQNK। इसका फुल फॉर्म है पैदावार कुदरती निज़ाम काश्तकारी। और ये तकनीक को विकसित किया है पाकिस्तान के श्री आसिफ शरीफ जी ने। कई सालों से ये तकनीक वहाँ फॉलो की जा रही है और हमारे भारत में हरियाणा में ऐसे कई किसान हैं जो इस तकनीक को पिछले कुछ समय से फॉलो कर रहे हैं। ये तकनीक क्या है उसके बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में विस्तार से बताने वाला हूँ। देखिए, नेचुरल फार्मिंग की हम जब बात करते हैं, मैं भी नेचुरल फार्मिंग फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन सही मायने में मैं नेचुरल फार्मिंग को ट्रू सेंस में फॉलो नहीं कर रहा हूँ। अब आपको जानकर सुनकर थोड़ा सा आश्चर्य होगा कि ऐसा क्या है कि मैं नेचुरल फार्मिंग को सही तरीके से पूर्णतः फॉलो नहीं कर रहा हूँ। वो इसलिए क्योंकि जिस खेती में आप जुताई करते हैं वो खेती नेचुरल फार्मिंग नहीं है। मैं अभी इस समय मेरे 5 लेयर ऑर्चर्ड में खड़ा हूँ। सुभाष पालेकर जी का 5 स्तरीय बागवानी मॉडल मैं पिछले कई समय से आपको बताते आ रहा हूँ कि पिछले 3 साल से हमने इसमें कोई जुताई नहीं की है, कोई टिलिंग नहीं की है। तो सही मायने में ये नेचुरल फार्मिंग है। ये 5 लेयर जो मॉडल है मेरा, वो एक नेचुरल फार्मिंग का जीता जागता उदाहरण है। सही मायने में नेचुरल फार्मिंग अगर मैं कर रहा हूँ तो ये 5 लेयर ऑर्चर्ड में कर रहा हूँ। लेकिन अगर मेरे बाकी खेत की मैं बात करूँ, बाकी जो 11 एकड़ का मेरा खेत है, वहाँ मैं नेचुरल फार्मिंग नहीं कर रहा हूँ सही मायने में, क्योंकि मैं वहाँ जुताई कर रहा हूँ। और जहां आप जुताई करते हैं उसको सही मायने में प्राकृतिक खेती आप नहीं बोल सकते हैं। तो ये जो PQNK पिकनिक मॉडल की जो मैं बात कर रहा हूं, वो सही मायने में प्राकृतिक खेती का सबसे अच्छा मॉडल है। PQNK अगर आपको शुरू करना है तो इसके कुछ मूल सिद्धांत हैं जो आपको फॉलो करने हैं। अगर आप केमिकल फार्मिंग से नेचुरल फार्मिंग को शिफ्ट कर रहे हैं तो इसमें कुछ जरूरी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। पहला है, आपको अपनी मिट्टी का हार्ड पैन तोड़ना है। जी हाँ, आपको अपनी मिट्टी का हार्ड पैन तोड़ना है। हार्ड पैन का मतलब ये नहीं कि हमने गहरी जुताई कर दी, जो गर्मियों में अमूमन लोग करते हैं। मिट्टी पलटने वाला जो प्लाऊ होता है, हल होता है, उससे हम मिट्टी को पलट देते हैं। वो हार्ड पैन तोड़ना उसको नहीं कहलाता है। हार्ड पैन तोड़ने का मतलब है बिना मिट्टी को पलटे आप अपनी मिट्टी में करीब 8 से लेके 12 इंच तक आप मिट्टी में एक पर्टिकुलर इक्विपमेंट आता है, सब सॉइलर उसको बोलते हैं, उससे आप अपनी मिट्टी का हार्ड पैन तोड़ते हैं। ये पहला स्टेप है। और इस स्टेप से पहले आपको आपकी खेत की लेवलिंग भी करानी है। लेजर लेवलिंग कराने के बाद आपको ये हार्ड पैन तोड़ना है। हार्ड पैन तोड़ने के बाद आपको परमानेंट रेस बेड बनाने हैं। जी हाँ, एक ही बार आपको ये रेस बेड बनाने हैं और इसी बेड पर आप हर सीजन, हर साल सोइंग करेंगे, फसल हार्वेस्ट करेंगे। अब चैलेंज ये आएगा कि जो मेरा भी एक सोच था कि ये कैसे संभव होगा कि हम एक ही बार बेड बनाएंगे और उसी बेड पर आप बारों बार आप अलग अलग फसलें लेते जाएंगे। एक हरियाणा के किसान हैं पंकज माचरा जी, एक व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से मेरा उनसे परिचय हुआ है और
उनने बताया है कि एक वो पिछले करीब कई कुछ समय से ये PQN के मॉडल फॉलो कर रहे हैं और एक ही बेड पे वो करीब 5 से 6 फसलें ले चुके हैं और बहुत ही सफलतापूर्वक ले रहे हैं। इसमें जो चैलेंज है मुझे लगता है किसान के तौर पर अगर मैं देखूं, अगर मुझे अपने खेत पर ये PQN के मॉडल अडॉप्ट करना है, खासकर गेहूं, धान, सोयाबीन, उड़द, इस तरह की जो फसलें हैं, जो मौसमी फसलें हैं, उसमें थोड़ा सा चैलेंज आएगा। लेकिन अगर ये जैसे 5 ईयर ऑर्चर्ड की मैं बात करूं तो ऑर्चर्ड में उतना चैलेंज नहीं, क्योंकि एक बार आपको पौधे लगाने, और मैं खुद इस 5 ईयर ऑर्चर्ड में देख चुका हूं कि बिना टिलिंग के भी ये बहुत सक्सेसफुल चल रहा है। लेकिन जब हम मौसमी फसलों की बात करते हैं तो उसमें एक चैलेंज ये है कि उस तरह का जो इक्विपमेंट है, पहली बात तो सबसॉइलर आपके पास होना चाहिए। हरियाणा में क्योंकि ये पद्धति काफी समय से प्रचलन में है, तो वहाँ सबसॉइलर जो इक्विपमेंट है डेवलप किया जा चुका है। और आज के समय में अगर किसान सक्षम नहीं है कि वो खुद का सबसॉइलर बनवा सके, तो वहाँ उसको रेंट पे भी मिल रहा है, क्योंकि ये जो एक्टिविटी है ये आपको सिर्फ एक ही बार करनी है। जी हाँ, सिर्फ एक बार आपको हार्ड पैन तोड़ना है, ये मशीन का यूज है, सिर्फ एक ही बार आपको करना है। तो जो छोटा किसान है वो यही सोचेगा कि भाई एक ही बार जब इस मशीन को यूज करना है तो हम इसको क्यों बनवाएं, क्यों इसमें पैसा खर्च करें। और जो मुझे फीडबैक मिला है, इसका करीब जो खर्च है करीब 25 से लेकर 35,000 रुपए में ये मशीन बनके तैयार होती है। तो हरियाणा में ये मशीन रेंट पे भी मिल रही है किसानों को। हमारी तरफ इस पद्धति का प्रचलन नहीं है, तो ये सबसॉइलर क्या होता है लोग जानते भी नहीं है। तो पहला चैलेंज है कि आपको सबसॉइलर जो मशीन है वो आपको अरेंज करनी पड़ेगी। दूसरा जो चैलेंज है वो लेजर लेवलिंग का है, एक काफी बड़ा खर्चा होता है लेजर लेवलिंग का, वो आपको कराना पड़ेगा। तीसरा जो चैलेंज है वो रेस बेड बनाना, और इस तरह का इक्विपमेंट आपके पास होना चाहिए कि अगर आपने गेहूं की फसल उसमें ली है तो अगली फसल आप जब लेंगे तो गेहूं के जो अवशेष हैं वो वहीं के वहीं कट के मल्च हो जाएं और उसी बेड पर आप फिर से सोइंग कर सके। तो इस तरह का जो रेस बेड प्लांटर कम मल्चर मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि आप अगर इसको बनवाएंगे भी तो आपको नहीं पता कि इसका स्पेसिफिकेशन कैसा होना चाहिए, इसका डिज़ाइन कैसा होना चाहिए। तो जैसा मैंने बताया, हरियाणा में काफ़ी लोग इसका उपयोग कर रहे हैं। तो वहाँ जाके देखना पड़ेगा कि इक्विपमेंट कैसा है, या वहाँ के जो मैन्युफैक्चरर हैं जो ये इक्विपमेंट बनाते हैं वहाँ से रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि वो इक्विपमेंट आपको बना के वो दे सकें। अगेन, ये इक्विपमेंट आपको सिर्फ एक ही बार यूज़ करना है, क्योंकि एक ही बार रेस बेड बनाने हैं, लेकिन सोइंग आपको बार बार करनी है। तो बेड तो एक बार बनाने हैं, लेकिन सोइंग आपको बार बार करनी है, तो उस तरह का इक्विपमेंट आपको डिज़ाइन करना पड़ेगा। जो एक और चैलेंज जो मुझे समझ में आया है प्रैक्टिकल तौर में, अगर मैं बात करूं, हर जगह की मिट्टी अलग होती है। हरियाणा तरफ, पंजाब तरफ या पाकिस्तान तरफ जो मिट्टी का जो टेक्सचर है वो थोड़ा सा बारीक टाइप का होता है, इसमें बड़े बड़े डीमे नहीं निकलते हैं। तो क्या होगा कि जब आप वहाँ रेस बेड बनाएंगे तो एक सपाट, एक फ्लैट जो रेस बेड बनता है वो परफेक्ट आपका बन जाता है। लेकिन अगर मैं अपने यहाँ की मिट्टी की बात करूँ तो यहाँ तो मेरे पास उस तरह का सैंपल नहीं है, बड़े बड़े डीमे निकलते हैं, बड़े बड़े जब आप खेत की हकाई करते हैं, खेत की जुताई करते हैं, तो एक बारीक मिट्टी नहीं हो पाती है। तो उस कंडीशन में उस तरह के बेड बनना मुझे लगता है थोड़ा सा चैलेंजिंग है। अगर ये हम फिगर आउट कर लें, अगर उस तरह की मशीन अगर आप सही तरीके से डेवलप कर लें, खेत में मिट्टी होनी चाहिए कि आप 2 से 3 फीट का बेड बना सके। क्योंकि अगर आप ये बेड बनाएंगे और बेड बनाने के बाद जब बारिश होती है तो बेड ऑब्वियसली है कि वो थोड़ा सा बैठ जाएगा। तो इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि और उसमें कोई चैलेंज हो सकता है। वीडिंग का थोड़ा सा चैलेंज आए, खरपतवार उगते हैं तो उसमें ये बोला जाता है कि आपको आपके बेड को ढक के रखना है, आपकी मिट्टी को ढक के रखना है। तो पहले आपको लेजर लेवलिंग करानी है, फिर आपको सबसॉइलर से हार्ड पेन ब्रेक करना है, फिर आपको बेड बनाने हैं, बेड पे सोइंग करनी है, और आपके पास पर्याप्त मात्रा में आच्छादन यानी मल्चिंग के लिए मटेरियल होना चाहिए जो आप मल्चिंग कर सकें। देखिए, मूल सिद्धांत अगर हम इस तकनीक का देखें तो यस, काफ़ी इफेक्टिव है और नेचर को साथ में लेकर चलती है। और ये मेरा ये मानना है कि मैं पिछले कई सालों से नेचुरल फार्मिंग फॉलो कर रहा हूँ। 3 साल से इस ऑर्चर्ड में मैंने कोई जुताई नहीं की, तो डेफिनेटली उसका रिजल्ट देखने मिल रहा है कि जब से मैंने इसमें जुताई बंद की है, और जुताई बंद करने के बाद पौधों का जो एक प्रतिरोधक क्षमता है, उसका जो रेजिस्टेंस पावर है, रोगों से लड़ने की जो क्षमता है, वो ज़बरदस्त बढ़ चुकी है। तो रोग बहुत कम लग रहे हैं। मेरे पीछे आप ये गाय चरते हुए देख रहे हैं, ये भी एक रीजनरेटिव एग्रीकल्चर का एक जीता जाता उदाहरण है कि हमारे इस ऑर्चर्ड में ये गाय चरती हैं।
ये जो वीड्स ग्रो कर रहे हैं ये एक लाइव मल्चिंग का काम कर रहे हैं। तो PQN के जो मॉडल है बहुत इफेक्टिव है। अगर आप ये कुछ जो मैंने आपको चैलेंजेस बताया, अगर आप उसको फेस कर सकते हैं, उसका उस चैलेंज का तोड़ अगर आप निकाल सकते हैं, तो मेरा ये मानना है कि आने वाला भविष्य सिर्फ और सिर्फ पिकनिक PQN के मॉडल का ही है। एक बार आपको हार्ड पैंट तोड़ना है, एक ही बार आपको बेड बनाने और इसी बेड पर आपको सालों साल आपको फसल लेनी है। मैं ऐसे कई किसानों को जानता हूं पर्सनली, जो हमारे इंडिया में खासकर हरियाणा तरफ काफ़ी किसान हैं जो इस मेथड को फॉलो कर रहे हैं। उनके वीडियोस में देखते रहता हूं और रिजल्ट सामने हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट उनको मिल रहा है। और सबसे अच्छी बात है कि इसमें कोई भी आपको इनपुट नहीं देना है, ना ही जीवामृत देना है, ना ही देशी गाय का गोबर देना है, ना ही घन जीवामृत देना है, ना ही कोई स्प्रे करने हैं। और मैंने ऐसे पंकज मात्रा जी का जो आपको एग्जांपल दिया है, मैंने उनके वीडियोस देखे हैं, खेत में केंचुओं की भरमार है। ऐसे 2-3 और किसानों को मैं जानता हूं जो इस मेथड को फॉलो कर रहे हैं, और सिर्फ ये मेथड फॉलो करने से उनकी मिट्टी का जो टेक्सचर है वो चेंज हो चुका है। खेत में केंचुओं की भरमार है, वाटर लेवल इंप्रूव हो रहा है, इस पद्धति में पानी भी आपका काफ़ी कम लगता है। तो कई सारे लोगों ने मुझसे इस पे सवाल पूछा था कि क्या ये मेथड इफेक्टिव है। यस, बिल्कुल इफेक्टिव है, लेकिन जो मैंने आपको चैलेंजेस बताए हैं कि सबसॉइलर आपके पास होना चाहिए, वो रेज बेड बनाने का जो प्लांटर है, रेज सोइंग प्लांटर जो हम बात कर रहे हैं, वो आपके पास होना चाहिए। अगर ये 2 चीज़ अगर आप मैनेज कर सकते हैं और आपकी मिट्टी ऐसी है जहाँ ये बड़े बड़े डीमे नहीं निकलते हैं, अगर आप फ्लैट बेड आप बना सकते हैं जिसमें थोड़ी सी डेप्थ हो, 2 से 3 फीट का अगर आप बेड बना सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में ये बेड ज़रूर बैठेंगे। एक लेवल तक ही बैठते हैं, क्योंकि एक बार अगर जो बेड बन गए फिर उसके बाद बेड नहीं बैठते, तो वो जो ट्रैक्टर जिस नाली में चल रहा है, वो ट्रैक्टर का जो पहिया है जिस नाली में चल रहा है, वहाँ आपको पानी देना है, वहीं आपको पूरी मल्चिंग वगैरह करनी है। तो आप कोशिश करें, इस मेथड के बारे में थोड़ा सा यूट्यूब पर और सर्च करें, उन किसानों के वीडियोस देखें जो ये कर रहे हो। मैं आने वाले समय में इस मेथड को ज़रूर फॉलो करने वाला हूँ। खासकर मैं वैसे, जैसे आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था, मैं करीब 7-8 एकड़ में अपना बागवानी जो मॉडल है वो एक्सपैंड कर रहा हूँ, उसका एक्सपेंशन कर रहा हूँ। और जिस तरह से ये 5 लेयर ऑर्चर्ड को मैंने डेवलप किया है नो टिल फार्मिंग मेथड पे, आने वाले समय में वो 7-8 एकड़ को भी मैं नो टिल फार्मिंग में कन्वर्ट करने जा रहा हूँ। तो मेरा ऑर्चर्ड का तो मुझे पता है कि मैं सक्सेसफुली कर लूँगा, लेकिन जब बात आती है गेहूँ, चना जैसी फसलों में, सोयाबीन, धान की जैसी फसलों में, उस फसलों में पिकनिक मेथड को कैसे अडॉप्ट करना है, वो सिर्फ और सिर्फ निर्भर करेगा कि क्या आपके पास इस तरह के इक्विपमेंट हैं और आपके पास क्या पर्याप्त मात्रा में मल्चिंग मटेरियल है। क्योंकि सिंपल नेचर का एक सिद्धांत है, प्रकृति का एक सिद्धांत है कि हमारे जो पौधे हैं 98% जो भोजन है हवा, पानी और सूरज की रोशनी से बनाते हैं, सिर्फ 2% न्यूट्रिएंट्स वो मिट्टी से लेते हैं। तो 98% जब आपको हवा, पानी और सूरज से मिल रहा है तो बाहर से आपको कुछ डालने की ज़रूरत ही नहीं है। ये मैं प्रत्यक्ष तौर पर मेरे इस 5 लेयर ऑर्चर्ड में मैं देख चुका हूँ। रोग नहीं लगते हैं, अमरूद की पैदावार बहुत ज़बरदस्त थी पिछली बार, वीड्स ग्रो करते हैं, मैं ब्रश कटर से वहीं के वहीं इनको मल्च कर देता हूँ। तो ये मेथड का जो एक बोल सकते हैं कि कितना सक्सेसफुल होगा, ये मैं खुद देख चुका हूँ। डेफिनेटली सक्सेसफुल है। इसका जो सिद्धांत, इसका जो हम इसके जो फंडामेंटल्स की बात करें, बिल्कुल धरातल पे हम जब बात करते हैं, ज़मीनी हकीकत की हम जब बात करते हैं, बिल्कुल सक्सेसफुल है। सिर्फ और सिर्फ जो 2-3 चैलेंजेस मैंने बताए, अगर आपने उस पर पार पा ली तो आप बिल्कुल ये मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं। आप आपके आसपास देखिए, अगर आपको सबसॉइलर मिलता है, वो प्लांटर अगर आपको मिलता है, तो बिल्कुल आप ये मेथड को फॉलो ज़रूर करें। मैं खुद आने वाले समय पे ये मेथड को फॉलो करने वाला हूँ, और जब भी इस मेथड को मैं अपने खेत पर फॉलो करूँगा आपको अपडेट ज़रूर दूंगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी अपने लेवल पे इस मेथड के बारे में सर्च करें, रिसर्च करें। आसिफ शर्वी जी का जो यूट्यूब चैनल है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको स्क्रीन पर उनका नाम भी दिख रहा होगा, चैनल का नाम क्या है, तो आप उनके यूट्यूब चैनल को भी एक बार सर्च कर सकते हैं और इस मेथड को आप ज़रूर से ज़रूर फॉलो करके देखिए। ये एक किसी पर्टिकुलर मेथड का मैं फेवर नहीं कर रहा हूँ। मेरा ये मानना है कि किसानों की जो लागत है वो कम होनी चाहिए, और प्राकृतिक खेती के इतने सारे प्रैक्टिसेस के कारण लोग भ्रमित हो रहे हैं, किसान भ्रमित हो रहे हैं। मैं किसी एक मेथड का नाम नहीं लेना चाहूँगा, कोई कंट्रोवर्सी भी नहीं पैदा करना चाह रहा हूँ, बट मेरा सिंपल सा एक ये मानना है, खेती को कॉम्प्लिकेट बिल्कुल ना करें।
जो मेथड से आपको रिजल्ट मिल रहा है, जहां आपकी लागत कम हो रही है और जहां से आपको पैदावार बढ़िया मिल रही है, उस मेथड को आप फॉलो करें। चाहे वो सीवीआर सॉइल टेक्निक की हम जैसे बात करते हैं, मिट्टी के स्प्रे से, मुझे भी बिलीव नहीं होता था कि मिट्टी के स्प्रे से भी हम कीट को कंट्रोल कर सकते हैं, बट हुआ और मैंने करके देखा और रिजल्ट्स मुझे सामने मिले हैं। तो किसान से बड़ा कोई वैज्ञानिक नहीं है। आप अपने खेत पर कुछ एरिया में ये पिकनिक मेथड को फॉलो करके देखें। अगर आपके पास इक्विपमेंट नहीं है तो आप आधे एकड़ में या आधे से भी आधे एकड़ में ये एक्सपेरिमेंट आप खुद करके देखें। हाथों से रेस बेड बनाएं, हाथों से सोइंग करके देखें और अगले 4-5 सीजन में उसमें कोई जुताई ना करें, आपको खुद रिजल्ट मालूम पड़ जाएगा। तो अगर आप आधे एकड़ 1 एकड़ में ये एक्सपेरिमेंट में सफल होते हैं तो आने वाले समय में आप फिर 5-6 एकड़ 10 एकड़ में भी आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। मेरी कोशिश यही रही है कि सही जानकारी आप तक दे सकूं और पिकनिक जो मेथड है, PQNK जो मेथड है, आप बिल्कुल ट्राई करके देखें। इस मेथड से संबंधित अगर आपके कोई डाउट्स हैं, कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। मैं भी अभी भी रिसर्च कर ही रहा हूँ इस मेथड पे और जैसे जैसे मुझे इस मेथड के बारे में और ज़्यादा जानकारी मिलेगी मैं आप लोगों तक साझा ज़रूर करूँगा। इसी तरीके से आपका प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। थैंक यू सो मच।